अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। बीज उत्पादन हेतु धान की कटाई और मड़ाई के समय सावधानियां। अधिक उपज हेतु अंगूर के बाग में किए जाने वाले कार्य। पॉलीहाउस में शिमला मिर्च की फसल का प्रबंधन। लंबी अवधि और देर से रोपित धान की फसलों में अभी कटाई का कार्य चल रहा है। जो किसान धान के बीज का उत्पादन करना चाहते हैं वो धान की कटाई और उसके उपरांत के प्रबंधनों पर तकनीकी रूप से ख्याल रखें। आइए मिलते हैं कोसावली मेरठ के एक प्रगतिशील कृषक विनोद सैनी से, जो प्रति वर्ष धान का बीज उत्पादन कर धान की खेती से अच्छी आय कमाते हैं। तो आइए सुनते हैं उनके अनुभवों को। किसान भाइयों, आज मैं बीज प्रबंधन के बारे में बताऊंगा कि किसान को बाज़ार में तरह तरह का बीज मिलता है, लेकिन जब वो खेत में लाके बीज की बुआई करता है तो फसल पकने के उपरांत उसे पता चलता है कि बीज की गुणवत्ता कैसी थी। तो किसान भाइयों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसान भाई जो बाज़ार से बीज लाते हैं वह भी किसानों के यहीं तैयार होता है। अगर हर किसान थोड़ा थोड़ा बीज अपने यहीं पे तैयार करे तो उसको शुद्ध बीज उपलब्ध होगा। जैसे हम लोग भी पहले बाज़ार से ही बीज खरीद कर बुआई करते थे, लेकिन वैज्ञानिकों के संपर्क में आने के बाद हमें भी पता चला कि अगर बीज स्वयं ही तैयार किया जाए तो उसकी गुणवत्ता जो है बेहतर होगी, जो हम मार्केट से बीज लेके आते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 2-3 साल से हम लोग स्वयं ही बीज तैयार कर रहे हैं अपने खेतों पर ही, और कैसे उसका प्रबंध हमको करना चाहिए, क्या क्या उसमें हमें सावधानियां बरतनी चाहिए कटाई के उपरांत, वो मैं आपको बताऊंगा। जब हम किसी खेत को बीज के लिए तैयार करते हैं तो हमें ये देख लेना चाहिए कि उसके आसपास जो है कोई दूसरी वैरायटी जिसका फ्लोवरिंग टाइम एक समय का तो नहीं है, तो वो वैरायटी जो है उसके पास में नहीं होनी चाहिए। होता क्या है कि दोनों पे जो फ्लोवरिंग हो रही है वो एक समय पे हो रही है, तो एक दूसरे के गुण एक दूसरी वैरायटी में जाने के चांस रहते हैं। तो कोशिश ये करें, अगर वहाँ पर दूसरी वैरायटी की बुआई हो रही है तो उसमें करीब 1 मीटर का या 1.5 मीटर का गैप होना चाहिए। और उसके बाद यह भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर गाभा वाली स्टेज तक की हमें कोई दूसरी वैरायटी का पौधा उसमें नज़र आ रहा है, वहीं पे हम देखभाल शुरू कर देते हैं बीज वाले खेत की, तो उसको निकाल देना चाहिए। किसान भाइयों, यहाँ पे एक सावधानी और रखनी है कि खेत को पूर्ण रूप से पकने के बाद ही काटें। अगर उसमें कोई दाना हरा है तो उसको पकने दें, उसका जल्दी ना करें काटने की। अगर आप उसको जल्दी काटते हैं और धूप में सुखाते हैं तो दाना सिकुड़ जाएगा और उसमें जो चावल बनना चाहिए वो चावल भी कमज़ोर होगा, जो कुटाई करते टाइम जो है टूट जाएगा। जैसे सपोज करो हमारे यहाँ पर 3 वैरायटी धान की लगी हुई है, PB 1121, PB1 और पूसा सुगंध 5।
जड़ाई में जो साधन हम प्रयोग कर रहे हैं वो या तो बुग्गी होता है या कोई ड्रम वगैरह या कोई तख्त होता है जिस पे मजदूर जो हैं छिताई करते हैं। तो उन्होंने जैसे छिताई जो है वो तख्त पे कर रहे हैं, 11-21 की छताई पूरी हो गई, फिर उनको PB1 की छताई करनी है। तो वहाँ हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि उस जो यंत्र है हमारा, जो साधन है छिताई करने वाला, उसको पूर्ण रूप से साफ कर लें। उसमें कोई भी दाना 11-21 जो वैरायटी चाहिए उस पर झड़ रही थी, उसका कोई भी दाना PB1 में ना जाए, जिससे कि 11-21 की मिक्सिंग जो है वो PB1 में ना हो पाए। अब 11-21 की ढाई के बाद हम लोग उसको पंखे से उड़ाते हैं। पंखे दो तरीके के आजकल चल रहे हैं। एक तो साधारण पंखा है जो ट्रैक्टर से चलता था, पंखड़ियों वाला। एक है मशीन जिसमें केवल डालना पड़ता है, चलती तो वो भी ट्रैक्टर से ही है, लेकिन उसमें डालते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं दाना रह जाता है। तो किसान भाइयों, हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि उस मशीन को भी अगर दूसरी वैरायटी में आप लेके जा रहे हैं वो भी पूर्ण रूप से साफ़ होनी चाहिए। उसमें भी कोई दाना, किसी भी वैरायटी, जो वैरायटी आप लेके जा रहे हैं उसका दाना नहीं रहना चाहिए। अब आपने दान को साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद में जिस बोरी या कट्टे में आपको भरना है वह भी पूर्ण रूप से साफ़ होना चाहिए। उसको पलट के देख लेना चाहिए कि उसमें कोई दाना जौ का, गेहूं का या अदर वैरायटी का तो नहीं है, जिससे कि आपके धान में या आपका जो बीज तैयार कर रहे हैं उसमें किसी दूसरी वैरायटी का बीज ना जा पाए। उसके बाद आप उसको स्टोर करके रख लें। तो यहाँ मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको, जब आप कोई भी बीज स्टोर करते हैं तो उसमें जो नमी है वो 14% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 14% से ज़्यादा नमी होगी तो उसमें रोग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। अतः आपको बीज जो आप स्टोर कर रहे हैं या सुखा कर रख रहे हैं या अगले साल के लिए रख रहे हैं उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए। अगर इससे भी और भी अच्छा आपको बीज तैयार करना है तो उसके लिए एक उपाय और है, जिसे हम अपना शुरुआत के लिए 2-4 किलो बीज तैयार कर सकते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आपका खेत धान का खड़ा है, खड़े खेत में ही आप करीब 100 बाली ऐसी चुन लें जो खेत में बिल्कुल बढ़िया हों। उन 100 बाली को आपने चुन लिया। चुनने के बाद आपने उसको ले आए और लाने के बाद आपने मेज़ पे या स्टूल पे एक बार उसको हाथ से मारा, और हाथ से मारने के बाद जितने दाने झड़े उनको अलग रख दीजिए और जो उस पे रह गए उस दाने को अलग रख दीजिए। तो एक बार की चोट से जितने दाने झड़ते हैं उनको आप अलग करते चले जाएं। इस तरह करते करते आपके पास में जो बीज इकट्ठा हो वो आपका बहुत बढ़िया बीज होगा। उसे आप एक बार बोएंगे, उसको फिर मल्टीप्लाई करें। एक बार बोने के बाद में फिर वो 1 बीघे में बोएगा, फिर अगली बार 10 बीघे में बोएगा। हर साल अगर ऐसा करते जाएंगे तो आपको बाजार से बीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसमें बीज में जर्मिनेशन बहुत बढ़िया हो। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और आगे भी कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण जानकारियां बाकी हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। अधिक उपज हेतु अंगूर के बाग में किए जाने वाले कार्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे जिन किसान भाइयों ने अंगूर के बाग लगा रखे हैं उनमें फल बनना प्रारंभ हो गए होंगे, लेकिन इस अवस्था पर बाग में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है, तभी आगे चलकर गुणवत्ता युक्त फलों की अधिक उपज मिल पाएगी। तो इस समय अंगूर के बाग में कौन कौन से कार्यों को करना है, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं प्रगतिशील किसान जितेंद्र पाटीदार से। तो अंगूर में कैनोपी मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, और कैनोपी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि एक पौधे के अंदर हमें कितनी शाखाएं रखना है, जो हम निर्धारित करते हैं जब हमारी कटिंग होती है। ये अभी जैसे सितंबर के माह में कटिंग हुई है, तो इस समय हम ये निर्धारित करते हैं कि हमें प्रति पौधे कितनी शाखाएं रखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन शाखाओं की लंबाई कितनी होना चाहिए।
सामान्य तौर पर जितनी लंबी शाखाएं, जितनी लंबी केन्स होती है, पीछे जो बंच हमारा आता है उसके लिए वह उतनी ही अच्छी होती है। गर्मी के दिनों में अप्रैल के अंदर इसमें हमने गोबर की खाद नीचे खोद करके और एक पौधे के पीछे लगभग 2 टोकरी गोबर की खाद हमने डाली और उसके ऊपर हमने गेहूं की भूसी जो होती है वो डाली। और उसके बाद अप्रैल के अंदर हम जो कटिंग करते हैं, तो कटिंग के बाद में जो हमको केन्स या हमारी जो शाखाएं हैं वो भी हमने समेट करके और ये जो पाली है अंगूर की उसके ऊपर हमने डाल दी। इससे हमें 2 फायदे हो गए। एक तो ये, चूंकि अंगूर के पौधे के अंदर गर्मी के दिनों में प्रति पौधे 16 से 20 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और हमारे यहाँ पानी की कमी है। जिन क्षेत्रों में भी पानी की कमी है खास करके गर्मी में, वहाँ ये बायोमल्चिंग इवोपोरेशन को रोकने के लिए, वाष्पीकरण को रोकने के लिए बहुत ही सहायक होती है। बारिश इसके अंदर हुई और उसके बाद ये सड़ करके और बहुत अच्छा खाद अभी बन गया है। तो पौधे को पर्याप्त मात्रा में अभी भोजन मिल रहा है, अच्छा खाद मिल रहा है। इसकी वजह से आपने देखा कि इसके अंदर जो कैन्स है या जो लीफ का एरिया है वो बहुत अच्छा है और हमें आगे इसको रोकना पड़ रहा है। रोकना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि प्रकाश का जो सन का जो पेनेट्रेशन है, जो प्रकाश जो है वो गुच्छे तक और निचले हिस्से तक, नीचे के पत्ते तक आना चाहिए और ज़्यादा पत्ते होने की वजह से वो नीचे के भाग में नहीं आ पा रहा है और आगे चल करके ये एक समस्या भी पैदा हो सकती है इसकी वजह से कि हमारे जो बंच है वो उसमें पूरी शुगर नहीं आ पाती। तो इसके लिए चाहे खाने वाले अंगूर हो या प्रसंस्करण वाले वाइन वाले अंगूर हो, हमें इस अवस्था में इस समय जो है वो आगे से हमको इन कैन्स को रोक देना चाहिए, जिससे ये इसकी पूरी एनर्जी जो है वो बंच के ऊपर डाइवर्ट हो जाएगी। हमारे जिन किसान भाइयों ने खाने के अंगूर लगा रखे, टेबल प्रजाति के अंगूर लगा रखे हैं, उसमें अभी बंच थिनिंग का समय चल रहा है और डिपिंग का समय चल रहा है। अभी बंच थिनिंग में थोड़ा समय है। अभी जैसे फ्लावरिंग स्टेज के समय कुछ बेरीज को हम ड्रॉप कर देते हैं, कुछ नेचुरल थिनिंग भी होती है और कुछ हम बंच थिनिंग, जैसे ये बंच दिख रहा है हमारा। अब ये चूंकि प्रसंस्करण वाइन प्रजाति के अंगूर है इसलिए हमें इस काम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बंचेस ऐसे ही होते हैं, खाने वाले में भी कोई अंतर हमें इस समय नहीं दिखाई देता है। तो इसके अंदर से हम लोग इसके अंदर से हम लोग ऐसे पूरे बंच, इसमें से छोटे छोटे जो इसके जो गुच्छे, जो अंदर के जो गुच्छे हैं, इनको हम कैंची से काट करके और कुछ समय बाद उसमें से हम लोग निकाल देते हैं ताकि इस बंच के अंदर पूरी गैप बनी रहे और ये जो बेरीज हमको दिख रही है इसकी साइज बढ़ने में पूरी मदद मिले। हम जो एक्सपेक्टेड साइज चाहते हैं वो करीब 24 mm से 26 mm की साइज हम लोग एक्सपेक्टेड चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है। साथ ही एक बंच के अंदर 250, 250 से 300 बेरीज की संख्या होनी चाहिए, जो कि हम इसे आइडियल मानते हैं। डिपिंग बेरी की साइज को बढ़ाने के लिए डिपिंग की जाती है। जनरली 3 बार डिपिंग की जाती है, जिसमें जिब्रेलिक एसिड का से डिपिंग की जाती है। पहले हम लोग 200 लीटर के ड्रम के अंदर दवाई का घोल बनाते हैं और 1 लीटर के मग के अंदर इसको डिप करते हैं 5 सेकंड के लिए, 3 से 5 सेकंड के लिए बंच को उसके अंदर रखते हैं और फिर उसको निकाल के थोड़ी देर तक मग को ऐसे रखते हैं ताकि ये पूरा जो पानी उसके अंदर दवाई लगी रहे वो टपक के मग में आ जाए, नीचे नुकसान ना हो हमारे दवाई का। फिर दूसरे बंच में हम लोग उसकी डिपिंग करते हैं। ये अलग अलग स्टेजेस, जैसे फ्लावरिंग स्टेज पे की जाती है, फिर ये अभी इस अवस्था में की जाती है और इसके करीब 15 से 20 दिन के बाद में उस अवस्था में की जाती है। वर्तमान समय में अभी चूंकि नवंबर का माह चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जो समय ठंड का समय हमारे यहाँ है ये, तो इस समय में हमको अभी और बेरी भी बढ़ रही है तो पानी तो पर्याप्त मात्रा में इसको चाहिए। आप 2-3 घंटे जो है हम लोग ड्रिप से सिंचाई करते हैं इसमें, तो ये मान के चलिए आपके 15 से 20 लीटर, ज़्यादा भी हो जाएगा पानी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 15 से 20 लीटर पानी प्रति पौधा प्रतिदिन तो चाहिए ही चाहिए। अभी जैसे ठंड का समय है तो जैसे मटर में हमारे किसान भाई देखते पाउडरी मिल्ड्यू आती है, तो वैसे पाउडरी मिल्ड्यू की कुछ शिकायत इसके अंदर आ सकती है। तो आप जो मैनकोजेब या टाइथेनियम 45 वगैरह का स्प्रे करते रहें, बीच बीच में रिडोमिल एलिएट वगैरह का भी स्प्रे करते रहें, तो पाउडरी की समस्या नहीं आएगी। और मोटे या मौसम परिवर्तन जैसी स्थिति बनती है, पानी गिरता है या बारिश होती है, तो उसमें डाउनी मिल्ड्यू आने का खतरा बना रहता है। तो आप प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल को फॉलो करते रहें। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमारे किसान भाई यदि इसका ध्यान रखते हैं तो जो हमको जिस क्वालिटी की फसल चाहिए होती है वैसी हम फसल इसमें बना सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पॉली हाउस में शिमला मिर्च की फसल का प्रबंधन।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती प्रदेश में अब बहुत से किसान करने लगे हैं। तो पॉली हाउस में शिमला मिर्च की फसल में देखरेख प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख कार्य करने होते हैं, जानते हैं कृषक अरविंद धाकड़ से। पिछले 4 साल से शिमला मिर्ची की खेती कर रहा हूँ और इस बार भी मैंने शिमला लगाया है और नेट हाउस के अंदर हम इसकी खेती करते हैं। शिमला मिर्ची की खेती में वर्तमान में जो प्रबंधन किया जाना चाहिए उसके ऊपर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। किसान भाइयों, शिमला मिर्ची की खेती में वर्तमान अवस्था में ये पौधे 3 फीट के लगभग हो गए हैं, तो इनको तागे के माध्यम से बांधा जाता है ताकि नीचे गिरे नहीं, क्योंकि इनकी हाइट और बड़ी बनेगी, लगभग 6 से 7 फीट या 8 फीट तक जाएगी। तो इसकी ऐसे बंधाई की जाती है और इनको ऊपर लिया जाता है। किसान भाइयों ने नेट हाउस के अंदर या बाहर शिमला मिर्ची लगा रखी है, इस स्थिति में उनको बंधाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके फल अगर लगते हैं तो उसमें वजन ज़्यादा रहता है, तो ये पौधे की डालियाँ टूट जाती है या फिर पूरा पौधा नीचे गिर जाता है। इसलिए इसकी बंधाई करना बहुत ज़रूरी है। भले ही बाहर लगा रखा हो तो भी इसको बांस की सहायता से तार बांध के इसके धागे के माध्यम से बांधना बहुत ज़रूरी है। खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक है। इसके लिए जो किसान भाई बाहर खेती कर रहे हैं शिमला मिर्ची की, उनको खरपतवार निंदाई गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो मल्चिंग का उपयोग कर सकते हैं जिससे खरपतवार ना आए और नमी पर्याप्त बनी रहे। जैसे हमने तो नेट हाउस के अंदर इसको लगाया तो हमने पूरा मल्चिंग सिस्टम बना रखा है। इसमें खरपतवार आप देखें बिल्कुल नहीं है। अगर खरपतवार रहता है तो इसका निंदाई गुड़ाई बहुत आवश्यक करना पड़ता है। पौधे लगाने के पश्चात हमको 1 महीने तक लगभग दूसरे दिन इसको पानी पिलाना पड़ता है। ड्रिप द्वारा पानी दिया जाता है और मल्चिंग से इसमें पानी दिया जाता है, तो नमी लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसमें ज़्यादा पानी हमको चलाना नहीं पड़ता है। ज़्यादा पानी भी इसके लिए थोड़ा दिक्कतदायी होता है, इसलिए कम ही पानी दिया जाता है। लगभग इसमें 15 दिन के अंतराल में हम सिंचाई करते हैं इसके, और 1 घंटा मोटर चालू किया जाता है। और फर्टिलाइज़र की अगर बात करें तो 15 दिन बाद हमको इसमें वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र जो मार्केट में उपलब्ध है आज, पानी में घुलनशील, उसको ड्रिप के माध्यम से दिया जाता है। फर्स्ट बार में 19 दिया जाता है 10 किलो प्रति आधा बीघा का जो एरिया है हमारा इसके अंदर, और उसके 10 से 15 दिन बाद कैल्शियम नाइट्रेट, और उसके बाद साथ में मैग्नीशियम भी अपन दे सकते हैं लगभग 10 से 15 किलो प्रति उसमें एरिया में। शिमला मिर्ची में कीट प्रबंधन की अगर बात करें तो जैविक कीट प्रबंधन का उपयोग करना चाहिए किसान भाइयों को। इसमें पीले कलर की जो पट्टियाँ होती है, येलो ट्रिप बोलते हैं, उसको लगाना चाहिए। इसके अंदर एक तरह का गम रहता है और ये जो थ्रिप्स है या वाइट फ्लाई है या जो भी मच्छर है, इनको ये पीला कलर आकर्षित करता है। ये जाके उसके ऊपर बैठते हैं और इस पे जो गम लगा हुआ है उसकी वजह से ये इस पे चिपक जाते हैं। तो इस तरह से अपना बहुत अच्छी तरह से कीट प्रबंधन हो जाता है और अपना स्प्रे बच जाता है और लागत बच जाती है। इसके अलावा प्रकाश प्रपंत्र का भी उपयोग करना चाहिए। इसमें होता क्या है कि रात के समय एक पात्र लेना चाहिए जिसमें पानी भर दो और थोड़ा घासलेट या कोई कीटनाशक डाल दो और उसके ऊपर छोटा बल्ब येलो कलर का वो लगा दीजिए, ताकि जो भी कीट पतंगे रात के समय बल्ब को देख के आकर्षित होते हैं, लाइट को देख के वो वहाँ आते हैं और उस पानी में गिर के ख़त्म हो जाते हैं। तो इस पंद्र और येलो ट्रिप का उपयोग करके हम कीटों का कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे कि ये एक सब्जी वर्गीय फसल है, इसको खाने में यूज़ होता है, जैविक कीटनाशकों का उपयोग करके इनका कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा भी कंट्रोल नहीं होता है तो हल्के कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए वरना नहीं करना चाहिए। इन समस्याओं के अलावा इसमें वायरस की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। वायरस का आने का मुख्य कारण या तो आपका नेट आसपास से कहीं खुला हुआ हो या बाहर की हवा अंदर आ रही हो या बाहर के कीट अंदर आ रहे हो तो वायरस आता है। मुख्यतः वाइट फ्लाई जो सफ़ेद मक्खी होती है और एफिड, इनकी वजह से वायरस ज़्यादा फैलता है और ये एक पौधे से दूसरे पौधे पे पहुंचाने में भी मदद करते हैं। तो उनके लिए हमको बार बार स्प्रे करना पड़ेगा और नीम ऑयल का विशेष उपयोग करते हैं ताकि इसको हम कंट्रोल लंबे समय तक कर सकें। यदि वायरस आपको लगता है कि कुछ पौधों में वायरस आ गया है या इस टाइप से समस्या अपन को दिखती है तो उन पौधों को तुरंत आप निकाल के फेंक दीजिए या फिर कहीं बाहर जला दिया जाता है उसको। इसके अलावा इसमें उपसुख की समस्या आती है जिसमें पूरा पौधा ऑटोमेटिक 2 दिन के अंदर पूरा ख़त्म हो जाता है। वो समस्या ज़मीन के अंदर से आती है, जो इसका मेन तना रहता है जो ज़मीन से टच हुआ होता है उसमें फंगस लगता है।
उसके लिए कॉपर हाइड्रोक्साइड और एंटीबायोटिक दोनों का घोल बना के प्रति पौधा ड्रेंचिंग किया जाता है। अगर हम इसके अच्छी तरीके से वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, हाईटेक तरीके से खेती करें तो बहुत अच्छा इसमें आधा बीघा में लगभग 130 से 140 क्विंटल तक हमने इसमें निकाल चुके हैं। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। अन्य जो बाहर लगा रहे हैं हरी मिर्ची उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन देती है ये, और इसका अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है अहिरौली गाजीपुर के कृष्णानंद चौबे ने। आपने बकरी की उन्नत नस्ल और इनके देख रेख पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पशुपालन में सबसे महत्वपूर्ण बकरी पालन रहता है और इस व्यवसाय को हम कम पूंजी में ही शुरू कर सकते हैं। जब भी आप इस व्यवसाय को शुरू करने की लिए आप प्रयासरत हों तो कम से कम आप 10 एक के अंतर में इसको यूनिट अपनी शुरू करिए। 10 एक का मतलब ये है कि 10 बकरियां और एक बकरा होना चाहिए। इससे ब्रीडिंग की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, साथ ही साथ इन बकरियों का वंश भी बढ़ता रहेगा। अब बात आती है कि बकरी पाली कौन सी जाए, तो इसके लिए देखा गया कि अगर आप शहर के नज़दीक रह रहे हैं और चराने की ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं है तो आप बर्बरी पाल सकते हैं। यदि आपके पास चराने की व्यवस्था है तो जमुनापारी पाल सकते हैं। ये दो ऐसी बकरियां हैं जो हमारी दूध भी देती हैं, साथ साथ अच्छा मांस का भी उत्पादन करती हैं। किसान भाइयों, जो बर्बरी बकरी है इसको आप बांध के भी खिला सकते हैं, जिसको हम स्टॉल फीडिंग कहते हैं, और जमुनापारी भी आप खिला सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी घुमंतु प्रजाति होती है, इसको आप बाहर चरा करके खिलाएं। किसान भाइयों, देखा ही जाता है कि जहाँ पर भी आप बकरियाँ पालें तो वहाँ पर अच्छी खासी खूब सी झाड़ियाँ हों, क्योंकि ये बकरियों की टेंडेंसी होती है, ये प्रवृत्ति होती है कि ये अपने पिछले पैरों पर खड़ी होती हैं और अगली टांगों को उठा करके जो उस झाड़ी का सबसे कमज़ोर पार्ट होता है उसको ही चरना पसंद करती हैं। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, जो बाड़ा है इसको आप थोड़ा सा एकदम नांद की तरह बना करके, और उसमें जब चारा आप दीजिए उसके अंदर अगर आपके पास चराने सुविधा नहीं है तो बंडल आप बना लीजिए चारे के, और बंडल बना करके आप उनको थोड़ी सी कील के सहारे दीवार पर लटका दीजिए। इससे ये होगा कि ये बकरियां अपना कूद के इनको खाती रहेंगी। साथ ही साथ बकरियों में एक सबसे बड़ी जो खराब प्रवृत्ति आती है, नांद पर ही पेशाब कर देती है, और जहां इन्होंने चारे पर पेशाब कर दिया फिर दोबारा वो चारे को खाना पसंद नहीं करती हैं, इसलिए आप इसको बंडल बना के दीजिए। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, जो दाना देने की बात आती है तो आप इनको लगभग 300 से 500 ग्राम दाना हम प्रतिदिन इनको देते हैं। दाना बनाने का तरीका यही रहता है कि इसमें लगभग आप 40% अनाज ले लीजिए, 30% चोकर मिला लीजिए, 27% खली मिला लीजिए, 1% नमक, 1% खड़िया और 1% खनिज मिश्रण मिला करके इन बकरियों को आप जब भी दाना दीजिए भिगो करके दीजिए, क्योंकि ये बकरियों की नाक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो ज़रा सा भी अगर दाना उड़ता है या उनकी नाक में कहीं लग जाता है तो ये खाना नहीं पसंद करती हैं, साथ ही छींकना शुरू कर देती हैं। तो इसके लिए किसान भाई ज़रूरी है कि जब भी आप दाने को दीजिए थोड़ा सा भिगो लीजिए, और भिगोने के पश्चात आप दीजिए, तो इससे ये होगा कि इन जानवरों को पूरा दाना मिलेगा, साथ ही साथ इनका शरीर भी मेंटेन हो जाएगा। किसान भाइयों, चूँकि इस समय जाड़े का मौसम शुरू हो चुका है तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि बकरियों में रोग भी बड़ी जल्दी लगते हैं। तो इसके लिए आप अपने निकट के पशु चिकित्सालय से संपर्क करके उनमें खुरपका, मुपका, गला घुट्टू, इन सारी बीमारियों की जो जानलेवा बीमारियां हैं इनका आप टीकाकरण अवश्य करा लीजिए। साथ ही किसान भाइयों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, चूँकि इनका जो प्रजनन काल है ये सीजन ब्रीडर होते हैं और इनका प्रजनन काल कम जाड़े में और कम गर्मी में पसंद करते हैं। तो यदि आपका जानवर एडवांस स्टेज में आ गया है प्रेगनेंसी के, तो आप जब भी टीका लगवाएं तो उस टीकाकरण वाले डॉक्टर साहब को अवश्य बता दीजिए कि आपकी बकरी जो है 3 महीने की गाभिन हो चुकी है या 4 महीने की गाभिन हो चुकी है, तो वो अपना एहतियात जो भी बरतना है तो उसके हिसाब से टीका लगाएंगे। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, आप टीकाकरण से पूर्व उन सभी बकरियों को डिवर्मिंग की दवा अवश्य दे दीजिए, और डिवर्मिंग की दवा जब भी आप दीजिएगा या अपने पशु चिकित्सालय से लीजिएगा तो एक बार अवश्य बता दीजिएगा कि प्रेग्नेंट है या नहीं है। अगर प्रेगनेंसी होगी तो वो दवा को उसी तरह से बदल दिया जाएगा और आपको जिस दवा की ज़रूरत है वही दी जाएगी। किसान भाइयों, इस प्रकार यदि आप बकरियों की देखभाल करते हैं तो निश्चित रूप से आपको भविष्य में बहुत सा लाभ मिलने वाला है।
राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मधुमक्खी पालन व्यवसाय में विभाजन के लाभ और महत्व पर जानकारी। गाजर की उन्नतशील प्रजातियां और बुआई पर जानकारी। तो आज के लिए अन्नदाता में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से आपसे इसी समय मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।